बहुत समय पहले की बात है। मुगल सम्राट अकबर दिल्ली के सिंहासन पर आसीन थे और उनके दरबार में सबसे बुद्धिमान दरबारी थे, राजा बीरबल। अकबर के दरबार में रोज नई नई समस्याएं आती थीं और बीरबल हर बार अपनी चतुराई से सबका समाधान कर देते थे। दरबारियों को ये पसंद नहीं आता था कि बीरबल हमेशा विजयी रहते हैं। इसी कारण कई दरबारी ईर्ष्या में जलते रहते थे। उनमें सबसे अधिक जलने वाला था रघुनाथ, एक धूर्त और महत्वाकांक्षी दरबारी। रघुनाथ ने कई बार बीरबल को शर्मिंदा करने की कोशिश की पर हर बार नाकाम रहा। एक दिन रघुनाथ चुपके से एक किसान को दरबार में लाया। किसान का नाम था हरे कृष्ण, जो एक दूर गांव से आया था और अजीब सी समस्या लेकर दरबार पहुंचा। हरि कृष्ण ने दरबार में झुककर सलाम किया और बोला, महाराज, मैं अपनी समस्या लेकर आपके दरबार में आया हूँ, क्योंकि आप ही न्याय के सबसे बड़े स्रोत हैं। अकबर ने सहानुभूति से पूछा, कहो क्या समस्या है? हरिकृष्ण बोला, महाराज, मेरे पास एक अनोखी मुर्गी है जो हर दिन सोने का अंडा देती है। पूरा दरबार चौंक गया। बीरबल की आंखों में चमक आई, लेकिन चेहरे पर शांति बनी रही। अकबर बोले, सोने का अंडा? क्या ये कोई मजाक है? हरिकृष्ण ने धीरे से सिर झुकाया, नहीं महाराज, ये सत्य है, परंतु 3 दिन पहले वो मुर्गी मेरे बाड़े से चोरी हो गई। अब बीरबल भी गंभीर हो गए। रघुनाथ ने बीच में बोलते हुए कहा, महाराज, ये बहुत ही गंभीर बात है। अगर ये सत्य है तो ये मुर्गी साम्राज्य की संपत्ति मानी जाएगी। मैं सुझाव देता हूँ कि इसकी पूरी जांच बीरबल करें और ये साबित करें कि मुर्गी असली है और कौन चोर है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम ये काम कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए, महाराज, मैं यह कार्य करूँगा, पर मुझे 3 दिन का समय दीजिए। और एक प्रश्न है, ये मुर्गी अब कहाँ है? हरिकृष्ण ने बताया कि उसकी जानकारी के अनुसार मुर्गी को एक व्यापारी ने खरीदा है जो दरबार से कुछ ही दूरी पर रहता है। बीरबल ने सिर हिलाया और अपने गुप्तचरों को काम पर लगा दिया। 3 दिन बाद बीरबल उस व्यापारी के घर पहुंचे। व्यापारी का नाम था जगतराम। वो एक जाना माना पर चालाक व्यापारी था। बीरबल जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आंगन में एक सुंदर सफेद मुर्गी घूम रही थी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, ये वही मुर्गी है जो हर दिन सोने का अंडा देती है? जगतराम थोड़ा हंसते हुए बोला, मालिक, ये अफवाहें हैं। मैं तो इस मुर्गी को अपने बच्चे के लिए लाया हूँ। यह बिल्कुल आम मुर्गी है। बीरबल ने मुर्गी को ध्यान से देखा। उसने मुर्गी को अपने साथ दरबार लाने की अनुमति मांगी और व्यापारी ने इनकार नहीं किया। अगले दिन दरबार में मुर्गी लाई गई। पूरा दरबार देख रहा था कि क्या सच में वो मुर्गी सोने का अंडा देगी। बीरबल ने उसे भोजन दिया, पानी पिलाया और पिंजरे में बंद कर दिया। एक दिन बीता, कोई अंडा नहीं। दूसरे दिन बीता, अभी भी कुछ नहीं। तीसरे दिन मुर्गी ने एक अंडा दिया, लेकिन वो भी सामान्य अंडा था। अकबर ने कहा, बीरबल, लगता है ये मुर्गी आम है। क्या ये किसान झूठ बोल रहा है? लेकिन तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यही तो रहस्य है। ये मुर्गी पहले सोने का अंडा देती थी, अब नहीं। इसका मतलब है या तो ये वही मुर्गी नहीं है या फिर इसे कोई विशेष आहार दिया जा रहा था जिससे ये सोने का अंडा देती थी। रघुनाथ घबरा गया। उसने नहीं सोचा था कि बीरबल इतनी गहराई से सोचेगा। बीरबल ने हरिकृष्ण से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि मुर्गी को क्या खिलाते थे? हरिकृष्ण ने उत्तर दिया, मालिक, मैं उसे केवल बाजरा, हरा चारा और थोड़ा घी मिला दही खिलाता था, कुछ और नहीं। बीरबल गहराई से सोचने लगे। उन्होंने मुर्गी को वही आहार देना शुरू किया जो हरिकृष्ण ने बताया था। अगले दिन कोई अंडा नहीं। दूसरे दिन फिर एक सामान्य अंडा। पर तीसरे दिन बीरबल को कुछ अलग दिखाई दिया। मुर्गी ने अंडा नहीं दिया, लेकिन उसके पिंजरे के कोने में कुछ चमक रहा था। तीसरे दिन की सुबह जब बीरबल अपने महल में बने अध्ययन कक्ष में बैठकर मुर्गी की गतिविधियों पर ध्यान दे रहे थे, तभी उन्होंने पिंजरे के कोने में एक अजीब सी चमक देखी। वह तुरंत पास गए और ध्यान से देखा। वहां जमीन पर कुछ सुनहरा सा कण बिखरा हुआ था। वो ना तो सोना था और ना ही आम धातु। वो किसी मिश्रित धातु की महीन परत थी जो अंडे के आकार में चिपकी हुई थी। बीरबल की भौहें सिकुड़ गईं। उन्होंने तुरंत अपने एक विश्वासपात्र रासायनिक मित्र भास्कराचार्य को बुलवाया, जो धातुओं और औषधियों का विशेषज्ञ था। भास्कराचार्य ने उस चमकदार परत का परीक्षण किया और कुछ देर बाद गंभीर स्वर में बोला, राजा बीरबल, ये कोई प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं है। इस मुर्गी को कुछ ऐसा पदार्थ दिया गया है जिससे इसका अंडा धातु से ढक जाता है।
संभवतः इसमें चूना, गंधक और एक दुर्लभ तेल का प्रयोग हुआ है। इस विधि से मुर्गी के अंडे को कुछ समय के लिए सुनहरा रूप दिया जा सकता है। बीरबल के दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। उन्होंने कहा, इसका मतलब ये हुआ कि ये मुर्गी सच में सोने का अंडा नहीं देती, बल्कि ऐसा प्रतीत कराया गया है। भास्कर आचार्य ने सिर हिलाया, बिल्कुल, और ये कार्य केवल कोई जानकार ही कर सकता है। अब बीरबल को समझ आ चुका था कि ये पूरा मामला एक सुनियोजित योजना का हिस्सा है। लेकिन सवाल ये था कि किसका और क्यों। उन्होंने दरबार में दोबारा हरिकृष्ण को बुलाया और उससे कुछ तीखे सवाल पूछे। हरिकृष्ण, क्या तुम्हें याद है कि किसी वैद्य, साधु या व्यापारी ने तुम्हें कभी मुर्गी के आहार में कुछ विशेष मिलाने को कहा हो? हरिकृष्ण थोड़ी देर सोचने लगा, फिर बोला, एक बार एक साधु मेरे गांव आया था। वो कहता था कि अगर मैं मुर्गी को उसकी दी हुई जड़ी बूटी खिला दूं तो वो अनमोल अंडे देगी। शुरू में मैंने मजाक समझा, पर जब मैंने वैसा किया तो कुछ ही दिनों में अंडे की सतह चमकने लगी। बीरबल सतर्क हो गया। उसने पूछा, क्या उस साधु का चेहरा याद है? हरिकृष्ण ने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन वो साधु जैसा नहीं लगता था। उसकी आंखों में लालसा थी और उसकी हंसी डरावनी थी। बीरबल ने गुप्तचरों को भेजा कि वे गांव के आसपास उस साधु की खोज करें। जल्द ही खबर आई कि वो साधु अब एक व्यापारी के वेश में दरबार के बाहर दिखाई दिया है। बीरबल ने योजना बनाई, एक गुप्त सभा बुलाई जिसमें केवल अकबर, बीरबल और कुछ भरोसेमंद सैनिक शामिल थे। उन्होंने फैसला किया कि साधु को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया जाएगा। अगली सुबह बीरबल ने दरबार में घोषणा की कि मुर्गी ने फिर से सोने जैसा अंडा दिया है, और यह बात पूरे नगर में फैल गई। जल्द ही वो व्यापारी साधु के वेश में दरबार में उपस्थित हुआ और बोला, महाराज, वो मुर्गी मेरी है। मैं ही था जिसने हरिकृष्ण को उसे कुछ समय के लिए दिया था, लेकिन वो मेरी संपत्ति है। बीरबल मुस्कुराया और बोला, क्या तुम साबित कर सकते हो कि वो मुर्गी तुम्हारी है? व्यापारी बोला, हाँ, उस मुर्गी के पैर में एक लाल धागा बंधा है, वही मेरी पहचान है। बीरबल ने आदेश दिया कि मुर्गी लाई जाए। जब मुर्गी दरबार में आई तो उसके पैर में वाकई एक लाल धागा था, लेकिन बीरबल जानता था कि ये धागा कल ही किसी ने बांधा है। बीरबल ने तुरंत सैनिकों को इशारा किया और व्यापारी को पकड़ लिया। कुछ घंटों की पूछताछ के बाद व्यापारी टूट गया। उसने बताया कि वो और रघुनाथ मिलकर बीरबल को नीचा दिखाना चाहते थे। योजना ये थी कि एक नकली सोने की मुर्गी का भ्रम फैलाया जाए ताकि बीरबल उससे सच न निकाल सके और सबको लगे कि बीरबल भी धोखा खा सकते हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, महाराज, ये मुर्गी तो केवल एक मोहरा थी, असली खेल तो इंसानों का था। अकबर बहुत प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने कोई निर्णय नहीं सुनाया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने चालाकी से सच्चाई उजागर की, पर अब मैं एक अंतिम प्रश्न पूछूंगा। अगर यही मुर्गी सच्ची है तो बताओ वो अगले 7 दिनों में कितने अंडे देगी? पूरा दरबार शांत हो गया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, ये उत्तर देने से पहले मुझे उस मुर्गी की मनोज, आहार और दिनचर्या की जांच करनी होगी, और हो सकता है इस सवाल का जवाब मुर्गी नहीं कोई और ही दे। अकबर का वो प्रश्न, 7 दिनों में मुर्गी कितने अंडे देगी, सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध था। बीरबल मुस्कुरा रहे थे, पर भीतर ही भीतर यह प्रश्न उन्हें भी एक चुनौती लग रहा था। ये प्रश्न साधारण नहीं था। यह ना तो केवल गणना से हल हो सकता था, ना ही सिर्फ निरीक्षण से। ये एक मनोवैज्ञानिक जाल था। बीरबल समझ गए थे कि सम्राट अब उन्हें परखना चाहते हैं, न केवल उनके तर्क बल को, बल्कि उनकी दूरदृष्टि और भावनात्मक बुद्धिमत्ता को भी। बीरबल ने दरबार में उत्तर देने से इनकार किया और कहा, महाराज, मैं अगले 7 दिन तक स्वयं मुर्गी की देखरेख करूंगा और उसके व्यवहार का निरीक्षण करूंगा। इसके बाद ही मैं उत्तर दूंगा। अकबर ने सहमति दे दी। बीरबल ने मुर्गी को महल के एक विशेष कक्ष में स्थानांतरित करवा दिया, जहां केवल बीरबल, एक पशु चिकित्सक और कुछ भरोसेमंद सेवक ही प्रवेश कर सकते थे। हर दिन मुर्गी को नियत समय पर खाना दिया जाता था। उसे खुले में घूमने का अवसर दिया जाता था। उसके शरीर की गर्मी, चलने की गति और व्यवहार की निगरानी की जाती थी। पहले दिन कोई अंडा नहीं, दूसरे दिन 1 अंडा, तीसरे दिन 2 अंडे, चौथे दिन फिर कोई अंडा नहीं। बीरबल को अब समझ आ रहा था, ये कोई जैविक प्रक्रिया नहीं मात्र, बल्कि पर्यावरण और मनोस्थिति से जुड़ा व्यवहार था। मुर्गी उन दिनों अंडा देती थी जब वो पूरी तरह शांति और परिचय के वातावरण में रहती थी। जब कोई नया सेवक आता था या भोजन थोड़ा भी भिन्न होता, वह अंडा नहीं देती थी।
अब सवाल ये था कि रघुनाथ और वो तथाकथित साधु मुर्गी की इस प्रकृति को कैसे जानते थे, या वे केवल भाग्य के भरोसे इसे चलाते थे। चौथे दिन बीरबल को अपने पुस्तकालय के पुराने संग्रह में एक ग्रंथ मिला, पक्षी विज्ञान आदिकाल से अब तक, जिसे किसी अज्ञात लेखक ने लिखा था। इसमें एक अध्याय था, गोल्डन योल्क सिंड्रोम, जिसमें बताया गया था कि कुछ अत्यधिक दुर्लभ मुर्गियों की नस्लें कुछ विशेष औषधियों और धातु संयोगों के प्रभाव में अंडों की सतह पर चमकीली परत बना सकती हैं। परंतु इसमें एक चेतावनी भी थी, यदि मुर्गी को अत्यधिक रसायन दिए जाए तो वो 7वें दिन से पहले या तो अंडा देना बंद कर देती है या उसकी मृत्यु हो जाती है। यह पढ़कर बीरबल सन्न रह गए। उनका दिमाग दौड़ने लगा। क्या रघुनाथ और साधु ये जानते थे और उन्होंने जानबूझकर ये प्रयोग हरिकृष्ण से करवाया? और अगर ऐसा है तो क्या मुर्गी को अब भी वो रसायन दिया जा रहा है? बीरबल ने मुर्गी के भोजन और पानी की प्रयोगशाला में जांच करवाई। चौंकाने वाली बात सामने आई। खाद्य में एक अत्यल्प मात्रा में सीसा और लोहा मिला था, जिसे सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता था। अब बीरबल को पूरा यकीन हो गया कि दरबार के भीतर ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस मुर्गी को धीरे धीरे जहर दे रहा है, ताकि 7 दिन पूरे होने से पहले वो मर जाए और बीरबल के प्रयास विफल हों। बीरबल ने उस पशु चिकित्सक को अलग ले जाकर पूछा, क्या तुमने कभी किसी और को उस कमरे में आते देखा? वो बोला, मालिक, एक बार जब मैं बाहर गया था तो किसी ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया था। जब मैंने दस्तक दी तो कुछ ही देर में दरवाज़ा खुला और कोई नहीं था। बीरबल ने तुरंत योजना बनाई। उस रात उन्होंने कमरे के बाहर स्वयं पहरा दिया। आधी रात के बाद उन्होंने देखा कि एक छाया दीवार के पीछे से पिंजरे की ओर बढ़ रही है। बीरबल ने चुपचाप पीछा किया और उसे पकड़ लिया। वो कोई और नहीं, अकबर के निजी रसोइया का सहायक था, जिसका नाम था नसीरुद्दीन। पूछताछ करने पर पता चला कि रघुनाथ ने उसे पैसे और पद दिलाने का वादा किया था, यदि वो हर रात खाने में थोड़ी मात्रा में मिश्रण डालता रहे। बीरबल को अब समझ आ चुका था, यह केवल एक खेल नहीं, साजिश का जाल था। इसका उद्देश्य केवल बीरबल को नीचा दिखाना नहीं था, बल्कि बीरबल को दरबार से हटाना और फिर राज्य के खजाने से धन चुराना। अब 7वां दिन आ गया था। पूरा दरबार उपस्थित था। अकबर ने पूछा, बीरबल बताओ, 7 दिन में यह मुर्गी कितने अंडे देगी? बीरबल मुस्कुराए, फिर बोले, महाराज, यह उत्तर मैं एक गणना के रूप में नहीं दूंगा। मैं इसे एक निर्णय के रूप में प्रस्तुत करूंगा कि यह मुर्गी 7 दिनों में केवल 3 अंडे देगी। लेकिन अगर उसे प्रेम, सुरक्षा और सत्य का पोषण मिले तो ये पूरे जीवन में उसे अधिक अमूल्य अंडे दे सकती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने वो रासायनिक रिपोर्ट, पुराना ग्रंथ और पकड़े गए दोषी को दरबार में प्रस्तुत किया। अकबर ने गहरा सांस लेते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर एक बार ये सिद्ध कर दिया कि बुद्धि केवल गणना नहीं, आत्मा की परख और सत्य की रक्षा भी है। रघुनाथ को दरबार से निष्कासित कर दिया गया। बीरबल ने कहा, महाराज, ये तो केवल पहला पर्दा था। इस साजिश का सूत्रधार कोई और है जो दरबार से बाहर है और उसकी योजना अब भी जारी है। अकबर ने चौंक कर पूछा, कौन? बीरबल ने उत्तर नहीं दिया। वो चुपचाप अपनी डायरी में कुछ लिखते रहे और पंक्तियां थीं, अभी मुर्गी के अंडों की गिनती नहीं हुई, अभी असली चोर की पहचान बाकी है। तारांकन 7वें दिन की रात बीरबल को अपने कमरे में एक गुप्त पत्र प्राप्त हुआ। पत्र के साथ एक मोमबत्ती और मोरबंद थैली थी। पत्र में लिखा था, यदि तुम समझते हो कि ये खेल समाप्त हो गया है तो तुम्हें अभी शतरंज की पूरी बिसात देखनी होगी। मुर्गी केवल एक प्रतीक थी। जो अंडे वो देती है वे असल में राज्य के भीतर पल रही अंधी नीतियों के प्रतीक हैं। 3 हस्ताक्षर और 3 बिसाते खोजो उन्हें अदृश्य राजा। बीरबल की आंखें चमक उठीं। अदृश्य राजा, यह नाम किसी भी दस्तावेज में नहीं था, पर वर्षों पहले एक अफवाह थी कि एक पूर्व राज दरबारी जो दक्षिण के विद्रोही गुटों से जुड़ चुका है, वो दिल्ली के साम्राज्य में अस्थिरता लाने की योजना बना रहा है। क्या वही अब सक्रिय हो गया है? बीरबल ने अगली सुबह अकबर से निवेदन किया कि वो कुछ दिन प्रजा के साथ बिताना चाहता है। ये उनकी रणनीति थी। वह दरबार से दूर रहकर मुक्त रूप से खोज कर सके। पहला सुराग था चंद्र महल, एक पुराना बंद पड़ा महल जहां किसी समय अकबर के पिता हुमायूं ने अपनी गुप्त बैठकें की थीं। बीरबल ने वहां जाकर देखा, दीवारों पर 3 कोट खुदे हुए थे। कूप में चंद्रमा मत देखो जब तक जल न स्थिर हो, जहां स्याही सूखती है वहीं तलवार जंग खाती है। तीसरा अंडा, तीसरी आंख, तीसरा दरबार। तारांकन बीरबल सोच में पड़ गए।
क्या तीसरा दरबार किसी गुप्त सभा की ओर संकेत करता है? बीरबल ने एक गुप्तचर को दक्षिण भारत की ओर भेजा। वहां विद्रोही गतिविधियां तेज थीं। कुछ ही दिनों में रिपोर्ट आई कि कांची नामक एक नगर में एक गुप्त सभा हो रही है, जिसे तीसरा दरबार कहा जाता है। वहां अलग अलग प्रांतों के विद्रोही दरबारी जमा हो रहे हैं और एक नया संविधान रचने की कोशिश की जा रही है। बीरबल ने भेष बदलकर वहां जाने की योजना बनाई। बीरबल अब बालकृष्ण नामक व्यापारी बनकर कांची पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक पुराना मंदिर अब सभागृह में बदल चुका है। वहां पर हर रात मंत्रणा होती थी, लेकिन सभी चेहरों पर नकाब। सभा का नेता, जो एक सुनहरी रेशमी पोशाक में था, उसे सब आचार्य कहकर संबोधित करते थे। उसकी आवाज़ जानी पहचानी लगी, पर बीरबल उसे पहचान नहीं पाए। वो आचार्य बोल रहा था, दिल्ली के दरबार में 2 और अंडे हैं जिन्हें तोड़ना है। एक बीरबल, दूसरा अब्दुल रहीम। जब दोनों हटेंगे दिल्ली बट जाएगी। बीरबल का हृदय कांप उठा। अब मामला केवल बीरबल के अपमान का नहीं था, बल्कि पूरे साम्राज्य की नींव पर चोट करने का प्रयास हो रहा था। कांची से लौटते हुए बीरबल को एक वृद्ध भिक्षु मिला, जिसने एक किताब दी, एक कवि की डायरी। यह कवि अकबर के दरबार का हिस्सा था और फिर गायब हो गया। डायरी में उसने लिखा, मैंने 3 हस्ताक्षर देखे, एक नसीरुद्दीन का, दूसरा रघुनाथ का और तीसरा राजकुमार अशफाक का। बीरबल के पैरों तले जमीन खिसक गई। अशफाक अकबर का दूर का रिश्तेदार और मलवा प्रांत का प्रशासक, अब तक शांत पर अत्यंत महत्वाकांक्षी था। चौथा मोड़, खजाने की चाबी। अशफाक वर्षों से साम्राज्य के खजाने को संभाल रहा था। अगर वही अदृश्य राजा था, तो मुर्गी वाला षड्यंत्र केवल शुरुआत थी। बीरबल ने अकबर को सब कुछ बताया। अकबर ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस बीरबल को 2 सप्ताह का समय दिया असली प्रमाण लाने के लिए। अब बीरबल ने ध्यान केंद्रित किया तीसरे अंडे पर, जो कभी मुर्गी ने नहीं दिया। उन्होंने मुर्गी की देखभाल करने वाले अंतिम सेवक से पूछताछ की, जिसने रोते हुए कहा, हुजूर, मुर्गी एक दिन कुछ अजीब निगल गई थी, पीतल के जैसी कोई छोटी चीज। फिर कुछ नहीं खाया। बीरबल ने मुर्गी की जांच करवाई। उसके पेट से एक छोटा ताम्रपत्र निकला। ताम्रपत्र पर लिखा था, मैं तीसरा अंडा हूँ, मैं सत्ता का स्रोत हूँ। मुझे जिसने निगल लिया, वही अब अगला सम्राट होगा। तारांकन बीरबल समझ गए, ये एक प्रतीकात्मक संदेश था। अशफाक सत्ता चाहता था और मुर्गी वो प्रतीक थी भ्रम का, लोभ का और षड्यंत्र का। बीरबल ने अकबर के समक्ष सबूत रखे, 3 हस्ताक्षर, गुप्त सभा की रिपोर्ट, अशफाक का नाम और वो ताम्रपत्र। अकबर चुप रहे। उन्होंने सिर झुकाया, फिर धीरे से बोले, बीरबल, ये खेल बहुत गहरा है। मैं इसका अंत तभी कर सकता हूँ जब तुम इसकी सारी परतें दिखाओ और मुझे ये बताओ कि अशफाक के पीछे कौन है। बीरबल ने धीमी आवाज में कहा, महाराज, वो चेहरा मैं जानता हूँ, पर नाम नहीं जानता। मैं केवल इतना जानता हूँ कि उसने ये पत्र मुझे भेजा था, अदृश्य राजा। अकबर के होंठ सख्त हो गए। इसका अर्थ है, कोई चौथा चेहरा अभी भी पर्दे में है। बीरबल ने अपनी डायरी में लिखा, अब न मुर्गी रही न अंडे, पर प्रश्न अब भी जीवित है, साम्राज्य की कुर्सी किसके लिए बनी है, और जब मैं वो नाम जानूंगा। दिल्ली की हवा में बदलाव महसूस होने लगा था। साम्राज्य शांत तो था, पर वो शांति उस तूफान से पहले जैसी थी जिसे केवल बुद्धिमान ही समझ सकते थे। बीरबल अब एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचे थे जहां किसी भी निर्णय का अर्थ केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि राजनीतिक, सामरिक और नैतिक बन चुका था। अदृश्य राजा अब केवल एक कोड नेम नहीं था, वो एक अस्तित्व बन चुका था। बीरबल जान चुके थे कि जिनके नाम अब तक सामने आए थे, रघुनाथ, नसीरुद्दीन, अशफाक, ये सब केवल मोहरे थे। अब उन्होंने 3 दिशाओं में एक साथ खोज शुरू की। गुप्त लेखों का समूह जो अफवाहें फैलाते थे, शाही प्रशासनिक रजिस्टर जिनमें वित्त और दूतावास की गतिविधियां दर्ज होती थीं, और राजसी खुफिया विभाग। बीरबल ने 2 विश्वसनीय गुप्तचरों को काम पर लगाया। एक था चंदन, जो विद्रोही कविता लिखने वालों के बीच गुप्त रूप से जाता था। दूसरा था लाला मुकुंद, जो बैंकों और खजाने के नेटवर्क से सूचना लाता था। एक दिन बीरबल को एक पुराना पांडुलिपि संग्रह मिला, एक कवि रुद्र कवि द्वारा रचित, जिसे वर्षों पहले राजद्रोह के लिए कारागार में डाल दिया गया था। उसकी कविताओं की कुछ पंक्तियां थीं, ऊड़ी शब्द ही शस्त्र है, अक्षर ही अग्नि, तख्त को हिलाने वाला कभी सिंहासन पर नहीं बैठता। तारांकन और अंतिम पृष्ठ पर स्याही से लिपटी एक सील। बीरबल समझ गए, यह शायद अदृश्य राजा का चिन्ह था। चंदन गुप्तचर कुछ दिनों बाद लौट कर आया और बोला, हुजूर,
एक विद्वान है वाचस्पति दत्त, जो महल में कभी भाषण देता था। अब छुपकर एक संगठन चला रहा है जिसका नाम है अखंड लेख मंडल। उस संगठन के सदस्य युवा, कवि, व्यापारी और कुछ दरबारी भी थे। वे हर सप्ताह रात को एक अंधेरी हवेली में मिलते थे। बीरबल ने भेष बदला और एक आम श्रोता बनकर उन सभाओं में जाना शुरू किया। वहां जो वक्ता आता था उसका चेहरा कभी साफ नहीं दिखता था, पर वो हर बार एक ही बात कहता, हम सत्ता नहीं चाहते, हम केवल सत्ता के भ्रम को उजागर करना चाहते हैं। राजा जब विचार के विरुद्ध हो तो अदृश्य राजा का जन्म होता है। बीरबल स्तब्ध रह गए। क्या ये क्रांति थी या शुद्ध षड्यंत्र? समस्या अब केवल अपराधी को पकड़ने की नहीं थी। अब यह प्रश्न था, क्या वो व्यक्ति जो राजद्रोह नहीं करता पर शाही व्यवस्था की जड़ें हिलाना चाहता है, वो अपराधी है या वो विचारशील नागरिक है? बीरबल ने पहली बार खुद से पूछा, क्या मैं सच के लिए लड़ रहा हूं या सत्ता के लिए? और अगर अदृश्य राजा वाकई कोई विचार है तो क्या उसे हराया जा सकता है? बीरबल ने अब एक योजना बनाई। उन्होंने घोषणा करवाई कि अकबर दरबार छोड़कर दक्षिण यात्रा पर जा रहे हैं और शासन बीरबल के हाथ में रहेगा। उन्होंने कुछ निर्णय घोषित किए जो बिल्कुल जनविरोधी प्रतीत होते थे, जैसे नया कर, सैनिक भर्ती और लेखन की सेंसरशिप। उन्हें भरोसा था कि अदृश्य राजा या उसका प्रतिनिधि अब जरूर प्रतिक्रिया देगा। 3 दिन बाद बीरबल को एक गुप्त चिट्ठी मिली। तुम तख्त पर बैठ गए, पर जमीन खिसक रही है। अब बीरबल ने चारों ओर जाल बिछाया। हर पत्र, संदेशवाहक और दरबारी गतिविधि को ट्रैक किया गया। एक दिन मुकुंद दौड़ता हुआ आया और बोला, हुजूर, वो व्यक्ति जो इन सब चिट्ठियों का संपादक है वो है शेख अब्दुल सत्तार। बीरबल चौंक गए। शेख अब्दुल सत्तार अकबर के बचपन के गुरु, सलाहकार और पुस्तकालय प्रमुख। उन्हें सब संत और विद्वान समझते थे। बीरबल ने उनसे मिलने की ठानी। बीरबल जब शेख के पास पहुंचे तो उन्होंने कोई इनकार नहीं किया। शेख बोले, बीरबल, जो तुम ढूंढ रहे हो वो मैं हूं, पर मैं अकेला नहीं। मैं केवल एक बीज था। अदृश्य राजा कोई एक व्यक्ति नहीं है, वह विचार है जो हर युग में जन्म लेता है जब राजा खुद को ईश्वर समझने लगता है। बीरबल ने पूछा, तो आप चाहते क्या हैं? सत्ता? शेख मुस्कुराए, नहीं, हम चाहते हैं कि राजा खुद भी सवालों के घेरे में आए, जैसे हम आए, जैसे तुम आए। बीरबल लौटे पर उन्होंने अकबर को सब कुछ नहीं बताया। उन्होंने बस एक वाक्य कहा, महाराज, अदृश्य राजा को मैंने देखा है, पर वो गायब नहीं होगा, क्योंकि वो सवालों से जन्मता है। अकबर ने कहा, तो क्या ये अंत है? बीरबल बोले, नहीं, ये अंत नहीं, अभी एक अंडा और है जिसे न मुर्गी ने दिया न राजा ने। वह अंडा है जनता का मौन। जब वो फूटेगा तब असली तूफान आएगा। बीरबल के पास अब बहुत कुछ था। शेख अब्दुल सत्तार और अदृश्य राजा का रहस्य खुल चुका था। लेकिन बीरबल ने एक और राज देखा था, जनता का मौन। ये मौन किसी गहरी चुप्पी का प्रतीक था जो सत्ता के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत कर सकता था। लेकिन इस मौन के पीछे कई सवाल थे। क्या जनता शोषित होने के बाद भी बगावत की चिंगारी जला सकती है? क्या वे सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार थे, या उन्हें केवल एक रहबरी की आवश्यकता थी? बीरबल अब समझने लगे थे कि केवल शाही दरबार और विद्रोही नेता नहीं, बल्कि जनता का दिल और मस्तिष्क इस संघर्ष में सबसे महत्वपूर्ण मोहरा होंगे। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, अब तुम जानते हो कि हम कहाँ खड़े हैं। तुमने शेख अब्दुल सत्तार का पर्दाफाश किया, लेकिन क्या तुम यह समझते हो कि यह राज केवल एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है? क्या तुम ये मानते हो कि जनता का मौन दरअसल हमें हमारे भविष्य के बारे में चेतावनी दे रहा है? बीरबल शांत थे। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं अब ये समझता हूँ कि सत्ता की असली परीक्षा जनता के दिल और मस्तिष्क में छिपी है, और हम जितना जल्दी इसे पहचानेंगे उतनी ही जल्दी हम अपने साम्राज्य को स्थिर रख सकते हैं। अकबर की आंखों में एक चमक आई, लेकिन उन्होंने कोई और टिप्पणी नहीं की। बीरबल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर जनता से संपर्क करना शुरू किया। लेकिन जनता से सीधे तौर पर बात करना अब उतना आसान नहीं था। सामाजिक वर्गों में दरारें, भूख और असंतोष बढ़ रहे थे। लेकिन सत्ताधारियों के लिए ये समझ पाना मुश्किल था कि जनता मौन क्यों है। क्या ये एक सांस्कृतिक प्रतिक्रिया थी या कहीं कोई गहरी साजिश चल रही थी? बीरबल ने योजना बनाई कि उन्हें जनता के बीच एक नया संवाद स्थापित करना होगा। उन्होंने कुछ लोकगीतकारों और विद्रोही विचारकों के साथ संपर्क किया, जो लोग किसी न किसी रूप में सरकार के खिलाफ थे।
बीरबल ने गुप्त रूप से 3 क्षेत्रों से रिपोर्ट मंगवाई, संसारपुर, शहर की पुरानी बस्तियां और राज मंदिरवा। सभी रिपोर्टों में एक समान बात थी, जनता एक आवाज ढूंढ रही थी। बीरबल ने अब अपनी पूरी रणनीति पर काम करना शुरू किया। वह जानते थे कि अगर इस मौन को तोड़ा गया तो ये विद्रोह के रूप में सामने आएगा, लेकिन अगर इसे सही दिशा में लगाया गया तो साम्राज्य का भविष्य सुरक्षित रहेगा। उन्होंने राजधानी दरबार में एक आयोजन किया जहां आम जनता को बुलाया गया था। बीरबल ने सबको एक मंच पर बुलाया और कहा, हम सभी सत्ता के भागीदार हैं। चाहे आप दरबार में हो या बाहरी बस्तियों में, हम सबका साम्राज्य है और इसका निर्णय हम सबकी आवाज से होगा। यह शब्द सुनकर जनता चौंक गई। आयोजन के दौरान बीरबल ने देखा कि कुछ हिस्सों में हलचल हो रही थी। अचानक मंच पर एक व्यक्ति चढ़ा और बोला, तुम हमें केवल शब्दों से नहीं बल्कि हमारे हक के अधिकार से संतुष्ट करोगे। हम अब इस चुप्पी से मुक्त होना चाहते हैं। ये सुनकर बीरबल के मन में एक विचार कौंधा। ये केवल एक व्यक्ति की आवाज नहीं थी, ये जनता का असंतोष था जो अब खुलकर सामने आ रहा था। बीरबल ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन अब जो घटनाएं घटीं वे एक बड़ी मोड़ पर आ चुकी थीं। आयोजन से लौटते हुए उन्होंने सुना कि अशफाक ने शेख अब्दुल सत्तार के साथ मिलकर एक नया मोर्चा बना लिया था। अब प्रश्न था, क्या बीरबल और अकबर इन सबको एकजुट कर पाएंगे, या क्या ये विद्रोह अब बढ़कर सशस्त्र संघर्ष में बदल जाएगा? बीरबल ने एक गहरी सांस ली और कहा, अब हमें केवल हमारी राजनीति ही नहीं बल्कि जनता का विश्वास भी जीतना होगा, और अगर ये नहीं हुआ तो सत्ता का हर रूप समाप्त हो जाएगा। दिल्ली का दरबार अब पहले जैसा नहीं रहा। बीरबल ने सत्ता के समीकरण को बदल दिया था। अब बीरबल और अकबर के सामने केवल एक रास्ता था, सत्य का सामना करना। वो दिन आ गया जब बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, अब हमें सच्चाई का सामना करना होगा। केवल हम नहीं, पूरा साम्राज्य इसका सामना करेगा। इस बार हम अदृश्य राजा को नहीं ढूंढेंगे, बल्कि उस विचारधारा को हम खत्म करेंगे जो उसे जन्म देती है। अकबर ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना और फिर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, बीरबल, इस संघर्ष में हमें एक ही चीज समझनी होगी। सत्ता ही नहीं, जनता का विश्वास सबसे बड़ा हथियार है। अगर वो खो गया तो हम सब कुछ खो देंगे। अब बीरबल ने एक योजना बनाई। वो चाहते थे कि जनता को पूरी तरह से सच्चाई का पता चले। बीरबल ने खुद को साम्राज्य की सबसे बड़ी चुनौती के लिए तैयार किया। उन्होंने सत्ता और जनता दोनों के बीच एक ऐसा संवाद स्थापित करने की योजना बनाई जिससे दोनों पक्षों के बीच विश्वास का पुनर्निर्माण हो सके। उन्होंने महल में एक सार्वजनिक आयोजन रखा जिसमें उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, हमें ये समझना होगा कि जनता जब चुप रहती है तो वो केवल विद्रोह की प्रतीक्षा नहीं करती बल्कि एक नई दिशा की भी प्रतीक्षा करती है। आखिरकार बीरबल और अकबर ने निर्णय लिया कि साम्राज्य में एक बड़ा सार्वजनिक घोषणापत्र जारी किया जाएगा। इसमें शाही दरबार ने घोषणा की, हम स्वीकार करते हैं कि हमें अपनी गलतियों का एहसास हुआ है। हम जनता के विचारों को सुनने और उन्हें समझने के लिए तैयार हैं। हम एक नए युग की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें शक्ति केवल राजा की नहीं बल्कि जनता की भी होगी। यह घोषणापत्र पूरे साम्राज्य में फैल गया। हर गांव, हर शहर, हर बस्ती में ये संदेश पहुंच गया। जनता को लगा जैसे एक नया सूरज उग आया हो और उनके सवालों का अब जवाब मिलने वाला है। इस घोषणापत्र के साथ ही बीरबल ने एक आखिरी कदम उठाया। उन्होंने शेख अब्दुल सत्तार को महल में बुलवाया। जब वो सामने आए तो बीरबल ने उनसे पूछा, क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम अपने इस अदृश्य राजा के विचार से कितना बड़ा संकट पैदा कर रहे थे? शेख ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, मैं नहीं चाहता था कि सत्ता इस हद तक अंधी हो जाए, पर जब कोई सत्ता सिर्फ अपने वंश और साम्राज्य में ही विश्वास करने लगे तो आंदोलन ही पैदा होता है। लेकिन अब मैं समझ चुका हूं कि सत्ता और विश्वास का खेल एक साथ चलता है। बीरबल ने कुछ पल चुप रहकर कहा, ये सब ठीक है, लेकिन अब हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। हम सबको एक साथ हाथ में हाथ डालकर इस साम्राज्य को पुनर्निर्मित करना होगा। यह शब्द अदृश्य राजा के अस्तित्व को समाप्त करने के समान थे। यह कोई व्यक्ति नहीं था बल्कि वो विचार था जो सत्ता के भीतर एक हीन भावना और भ्रष्टाचार को जन्म देता था। इसके बाद अकबर ने एक नया आदेश जारी किया। हर दरबारी, हर अधिकारी और हर नागरिक को ये समझने की आवश्यकता थी कि साम्राज्य का एकमात्र उद्देश्य जनता की भलाई होना चाहिए। बीरबल और अकबर ने सच्चाई को स्वीकार करते हुए साम्राज्य में न्याय और समाजवाद की दिशा में कदम बढ़ाए।
यह बदलाव धीरे धीरे साम्राज्य में एक नई शांति और सर्वजन हिताय की भावना लेकर आया। जहां पहले शाही सत्ता अंधेरे में बसी थी, अब उस साम्राज्य के हर कोने में रोशनी और समझ की किरण फैलने लगी थी, और अदृश्य राजा का अस्तित्व अब केवल इतिहास में था। मुर्गी कितने अंडे देगी का सवाल अब अपने आप में ही अर्थपूर्ण हो चुका था, क्योंकि अब सिर्फ एक सवाल नहीं, एक जवाब था। जनता की शक्ति और विश्वास ही सबसे बड़ा अंडा है जो सत्ता और साम्राज्य को नवीन दिशा दे सकता है। साम्राज्य के भविष्य का निर्धारण अब सिर्फ एक राजा या एक विचार पर नहीं था, बल्कि ये अब सभी लोगों का सामूहिक प्रयास था। वो मौन जो कभी विद्रोह बन सकता था, अब शांति और समृद्धि की ओर बढ़ने की राह बन चुका था।